इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल्स को समझा था और साथ ही में हमने एक एक की और आच्छादी फलन के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर यदि 1/x हमारे पास एक फलन दिया हुआ है और जो हमारा फलन है वो r स्टार से r स्टार में परिभाषित है। हमको इस फलन को एक एकी तथा आच्छादक रूप पर लाना है जहाँ r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सप्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की का। हमारे पास फलन की जो वैल्यू दी हुई है 1/x दी हुई है और जो हमारे पास जो फलन है वो r स्टार से r स्टार में परिभाषित है और वहाँ पे जो r स्टार है वो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। ये जो समुच्चय होता है वास्तविक संख्या का समुच्चय ही होता है, पर इस समुच्चय में हमारे पास जीरो नहीं होता। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो नहीं है। हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे, हमारे पास अपन वाले नंबर्स होंगे, पॉइंट वाले नंबर्स होंगे, पर हमारे पास जीरो नहीं होगा। आइए सबसे पहले फलन को हम लोग एक एक ही सिद्ध करते हैं। हम r स्टार से कोई भी दो अवयव को चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए हम दो अवयव x1 x2 लेते हैं। यहाँ पे जो x1 x2 है यहाँ पे इस समुच्चय का कोई भी अवयव हो सकता है जो कि बिलोंग करने किससे r स्टार से। हमने दो चूज़ कर लिया यहाँ पे। अब हमको इनका जो प्रतिबिंब है वो सेम लेना पड़ेगा। हमको यहाँ पर fx1 बराबर fx2 लेना पड़ेगा और यदि हमारे पास लास्ट में x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम इस फलन को एक एक ही फलन बोल सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। हमको यहाँ पर fx1 बराबर fx2 लेकर चलना है और हमारे पास जो फलन दिया हुआ है fx बराबर 1/x है। यहाँ पे x है तो हमारे पास 1/x आ रहा है। यदि हमारे पास यहाँ पर x1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x1 आ जाएगा। यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x2 हो जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x2 को इधर करेंगे और x1 को इधर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 हमारे पास आ जाएगा x2 के बराबर। यानी कि हम लोग दो अवयव के प्रतिबिंब सेम लेकर चलते हैं तो हमारे पास वो अवयव भी सेम आ जाते हैं। इसलिए हम लोग इस फलन को एक ही फलन बोल सकते हैं। आपको मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था यहाँ पे जो fx होता है fx को हम लोग y बोलते हैं। y मतलब हमारे पास इस समुच्चय का कोई भी अवयव, परिसर का कोई भी अवयव। हमारे पास y बराबर आ जाएगा 1/x। तो हम लोग यहाँ पर x बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर x बराबर लिख सकते हैं 1/y। यहाँ वहाँ पे जो x है इस प्रांत का कोई भी अवयव को प्रदर्शित कर रहा है, वैसे हमारे पास जो y है इस परिसर का कोई भी अवयव को प्रदर्शित कर रहा है। अब यदि हमको इसको आच्छादी प्रूफ करना है तो हमारे पास इस परिसर के प्रत्येक अवयव का इस प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। अब हम देख भी सकते हैं यदि हम लोग यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर फलन में y की वैल्यू रखते हैं 1 तो हमको क्या मिलेगा, इसका पूर्व प्रतिबिंब हमको 1 मिलेगा। वैसे हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, यानी कि हम इस परिसर की कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं यदि तो हमको x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी यानी कि हमारे पास ये अवयव यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसलिए हम लोग इसको एक आच्छादी फलन बोलेंगे। क्वेश्चन में इस फलन के लिए fx बराबर 1/x के लिए उसने ऋणोत्तर वास्तविक संख्या को समुच्चय इसलिए लिया क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पर इस समुच्चय में यानी कि इस प्रांत में यदि हम लोग यहाँ पर इस फलन में 0 रखते तो हमारे पास क्या आ जाता, हमारे पास यहाँ पर आ जाता 1/0 आ जाता जो कि हमारे पास क्या होता है इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित। यानी कि हमारे पास इस पर्टिकुलर वैल्यू में मतलब 0 पर हमारा जो फलन है वो अपरिभाषित हो जाता। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में हमें ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया ताकि हमारा फलन प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए परिभाषित हो सके। यानी हमारा जो फलन था वो r स्टार से r स्टार में जो परिभाषित था वो एक एक भी हो जाएगा और आच्छाद्य भी हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट में पूछ रहा है यदि हम लोग प्रांत r स्टार को प्रांत n से बदल दें और यदि हमारे पास जो परिसर है उसको सेम रखे तो उस समय हमारा जो फलन है वो आच्छादी और एक ही होगा या नहीं, हमको इसका आंसर बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो फलन तो सेम ही है, हमारे पास दिया हुआ है fx बराबर 1/x दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ही प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर यदि x है तो यहाँ पर x था तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, यदि x1 है तो हमारे पास आ जाएगा 1/x1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/x2। तो हमारे पास यहाँ पर x1 बराबर x2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो फलन है इस समय एक ही तो होगा। अब हम चेक करते हैं हमारा जो फलन है वो आच्छादी होगा कहीं नहीं। हमारे पास यहाँ पर fx की वैल्यू 1/x दी हुई है। हम लोग यहाँ पर fx को लिख सकते हैं y, यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 1/x। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x को इधर कर देते हैं और हम लोग y को इधर ला लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/y।
हमको चेक करना है कि यहाँ पे जो प्रत्येक अवयव है किसके, परिसर के, उसके प्रत्येक अवयव के प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है या नहीं। यहाँ पे जो y की वैल्यू है परिसर से है और वहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास प्रांत से है। मान लीजिए हम अवयव 2 के लिए पूर्व प्रतिबिंब निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास क्या रख रहे हैं हम लोग 2 रख रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो क्या हमारे पास यहाँ पे जो y के लिए यदि हम लोग रखते हैं 2, तो हमारे पास x में 1/2 वैल्यू है, नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो प्रांत है वो प्राकृत संख्या को समुच्चय है, यहाँ पर हमारे पास 1/2 नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 2 का, 3 का, -1 का, -2 का, -3 का, ऐसे बहुत सारे अवयव हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे जिसका पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास इस प्रांत में नहीं होगा। इसलिए हम इस फलन को आच्छादी नहीं बोल सकते यदि ये फलन हमारे पास प्राकृत संख्याओं से वो R* समुच्चय में परिभाषित हो रहा है। यानी यदि हम लोग यहाँ पर प्रांत R* को प्रांत n से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो फलन होगा वो हमारे पास एक ही तो होगा, पर हमारे पास आच्छादी नहीं होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमारे पास क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हमारे पास क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन सेकंड में हमको फलन एक की या आच्छादी है या नहीं इसकी जांच करनी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फलन की वैल्यू दी हुई है f(x) = x² और जो हमारे पास जो फलन परिभाषित है वो n से n में ही है, मतलब प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ही है। तो हम लोग उसको चेक करने की जो फलन है वो एक ही है या नहीं। एक ही सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पर f(x1) = f(x2) लेंगे और यहाँ पे जो x1 और जो x2 अवयव हमारे पास इस प्रांत के अवयव है, तो हमको यहाँ पर x1 = x2 प्रूफ करके लाना पड़ेगा। उसी कंडीशन में हम इस फलन को एक ही फलन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फलन दिया था f(x) = x²। यदि हम लोग यहाँ पर x1 रखते हैं तो हमारे पास x1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास x2 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर आ जाएगा ± x2 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास x1 की वैल्यू ± x2 आ जाएगी, पर क्योंकि हमारे पास जो संबंध है वो प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्या में परिभाषित है, इसलिए हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 = x2 आ जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस की वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास प्राकृत संख्याओं में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। क्योंकि हमने यहाँ पर f(x1) = f(x2) लेकर चले थे और हमारे पास x1 = x2 आ गया, इसलिए हम इस फलन को एक ही फलन बोल देंगे। आपको पता है हमने यहाँ पर x1 की वैल्यू ± x2 लिखी है, पर हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगाते हैं आपको पता है? यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम यहाँ पर x² = 4 है हमारे पास, तो हम लोग लिखते हैं x = ±2 लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ±2 कैसे आया? हमने यहाँ पर x² बराबर क्या हम लोग यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यदि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये जो स्क्वायर था हमारे पास स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पर x बराबर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और हमको पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 की पावर। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर x = 2 आ जाता है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट प्लस माइनस लेते हैं, प्लस माइनस में लेते हैं। प्लस माइनस में क्यों लेते हैं हम लोग? क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या पॉजिटिव नंबर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर का स्क्वायर करने पर कोई नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर देखते हैं, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 4 आ जाता है। वैसे हमारे पास जो -2 का स्क्वायर भी तो 4 आता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कोई नंबर का स्क्वायर करने पर कोई नंबर आ रहा है, तो जो हमारे पास जो नंबर हो सकता है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 2 था, या तो हमारे पास वो नंबर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि दोनों ही केस में हमारे पास स्क्वायर करने पर आंसर हमारे पास पॉजिटिव आता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो हम लोग जो भी वैल्यू हम लिखते हैं वो प्लस माइनस में लिखते हैं। अब आइए हम लोग चेक करते हैं जो हमारे पास जो फलन दिया हुआ है वो आच्छादी है या नहीं। आच्छादी होने के लिए प्रत्येक अवयव का हमारे पास यहाँ पे पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो एक का प्रतिबिंब क्या है। हम लोग यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा f1 बराबर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 1 का प्रतिबिंब हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर x है तो हमारे पास x था, अब यहाँ पे 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 1, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का प्रतिबिंब 1 ही आ जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ पर 2 रख के लिखेंगे तो हमारे पास 2 का प्रतिबिंब हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी 2 का प्रतिबिंब हमारे पास आ गया 4।
वैसे हमारे पास 3 का प्रतिबिंब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का प्रतिबिंब 9। हमारे पास यहाँ पे 9 कहीं होगा नीचे, तो हमारे पास 9 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्रांत में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब हमारे पास 2 हो और 3 हो। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर इस परिसर में छूट जाएंगे जिसका पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास इस प्रांत में नहीं होगा। यानी कि हमारे पास 2, 3 ऐसे बहुत सारे अवयव छूट जाएंगे जिसका हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस फलन को आच्छादी नहीं बोल सकते। आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट में हमको फलन दिया हुआ है f(x) बराबर x स्क्वायर, और यहाँ पे जो फलन है वो z से z में परिभाषित है। यानी कि हमारे पास जो z है क्या होता है, हमारे पास एक पूर्णांकों का समुच्चय होता है। तो हमारे पास पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं और हमारे पास 0 भी आ जाता है। अब हमको चेक करना है कि जो फलन है वो एक एक ही है या नहीं। एक एक ही होने के लिए हम लोग यहाँ पर जो प्रतिबिंब है उसको हम लोग समान लेते हैं। यहाँ पे जो x1 और जो x2 अवयव है हमारे पास, यहाँ पे जो प्रांत के अवयव है। अब हमारे पास यहाँ पर f(x) बराबर x स्क्वायर है, तो हमारे पास f(x) डैश का मान कितना हो जाएगा, x डैश का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर। यानी कि हमारे पास जो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास प्लस माइनस x2 आ जाएगी। क्योंकि इसके पहले जो फलन है वो प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्या में परिभाषित था और प्राकृत संख्या में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, इसलिए हमने यहाँ पर जो नेगेटिव साइन को उसको छोड़ दिए थे। पर यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन को छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास z में मतलब पूर्णांकों के समुच्चय में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x1 का मान जो है प्लस माइनस x2 आ जाएगा, यानी कि x1 का मान x2 के बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि हमारे पास अलग अलग अवयव के लिए हमारे पास सेम प्रतिबिंब आ रहा है, इसीलिए हम इस फलन को एक एक ही नहीं बोल सकते। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो -1 है इसका प्रतिबिंब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पर x की जगह -1 रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर f-1 बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर, जिसका मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। वैसे यदि हम लोग यहाँ पर f वो जो 1 है उसका प्रतिबिंब निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर बोले तो 1। यानी कि यहाँ पर -1 का जो प्रतिबिंब है वो भी 1 आ रहा है और जो 1 का प्रतिबिंब है वो भी हमारे पास 1 आ रहा है। इसलिए हम लोग बोलेंगे -1 का प्रतिबिंब भी 1 आ रहा है और हमारे पास 1 का प्रतिबिंब भी 1 आ रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं दो अवयव के यानी कि प्रांत के दो अवयव के हमारे पास परिसर में एक ही प्रतिबिंब आ रहे हैं, इसलिए हमारा जो फलन है वो एक एक ही नहीं है। वैसे हम लोग यहाँ पर -2 के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पर x की जगह -2 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f-2 यानी कि -2 का प्रतिबिंब हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर बोले तो हमारे पास आ जाएगा 4। वैसे हम लोग यहाँ पर 2 का प्रतिबिंब यदि निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f2 बराबर 2 का स्क्वायर यानी कि हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी कि -2 का प्रतिबिंब भी 4 आ रहा है और +2 का प्रतिबिंब भी 4 आ रहा है। यानी कि -2 का प्रतिबिंब भी 4 आ रहा है, हमारे पास 4 ये यहाँ पे कहीं होगा, हमारे पास -2 का प्रतिबिंब भी 4 आ रहा है, वैसे ही 2 का प्रतिबिंब भी 4 आ रहा है। इसलिए हम लोग इस फलन को एक एक ही फलन नहीं बोल सकते। अब हम चेक करते हैं हमारा जो फलन है वो आच्छादी है या नहीं। आच्छादी होने के लिए परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। हम लोग देखते हैं यदि हम लोग यहाँ पे फलन में यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यदि हम लोग -1 -2 -3 ऐसे प्रत्येक अवयव को हम लोग यदि यहाँ पर रखते हैं, यानी कि प्रत्येक अवयव के यदि हम लोग प्रतिबिंब निकालते हैं तो हमारे पास जो भी प्रतिबिंब आएगा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि हमारे पास x का स्क्वायर है, यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर को भी स्क्वायर करने पर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं परिसर के ऐसे अवयव के लिए मतलब नेगेटिव नंबर्स के लिए हमारे पास प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, इसलिए हम लोग इस फलन को आच्छादी नहीं बोल सकते। आप इसको नोट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें जो फलन का जो मान है वो f(x) बराबर x स्क्वायर ही दिया है और जो हमारे पास फलन है वो वास्तविक संख्या में परिभाषित है। तो हमारे पास वास्तविक संख्या में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉइंट वाले नंबर्स भी आ जाते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं हमारे पास जो फलन है वो एक एक ही है या नहीं। हम लोग यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फलन के अनुसार हमारे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा x2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर आ जाएगा +- x2 आ जाएगा। और यानी कि हमारे पास x1 का मान x2 के मान के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन को लेंगे, क्योंकि हमारे पास वास्तविक संख्या के समुच्चय में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 का जो मान है वो x2 के मान के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इस फलन को एक एक ही नहीं बोल सकते। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो फलन है वो आच्छादी है या नहीं, क्योंकि हमारे पास जो फलन है वो x का स्क्वायर ही है। यदि हम लोग यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स लेते हैं तो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा, हम लोग जीरो लेंगे तो भी हमारे पास जीरो आएगा, हम लोग पॉजिटिव नंबर लेंगे तो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी कि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है ये तो हमारे पास किसी का प्रतिबिंब आएंगे ही नहीं। या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उसका प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, इसलिए हम लोग इस फलन को आच्छादी नहीं बोल सकते। तो ये जो फलन होगा हमारे पास ना तो एक एक ही होगा और ना ही आच्छादी होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट करते हैं। हमारे पास जो संबंध दिया हुआ है f(x) बराबर x का क्यूब है और जो हमारे पास जो फलन है वो n से n में ही परिभाषित है। अब हम देखते हैं जो हमारा फलन है वो एक एक ही है या नहीं। हम लोग यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलेंगे। यहाँ पे जो x1 और x2 अवयव है हमारे पास प्रांत के अवयव है। अब हमारे पास आ जाएगा फलन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर x था तो हमारे पास x का क्यूब था। अब यदि हमारे पास x1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 का क्यूब बराबर आ जाएगा हमारे पास x2 का क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। यदि हमारे पास कोई नंबर्स का क्यूब यदि बराबर है तो हमारे पास नंबर्स भी बराबर होते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस नहीं आता, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर वाले केस में था। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया है, इसलिए हम लोग इस फलन को एक एक ही फलन बोल सकते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो फलन है वो आच्छादक है या नहीं। आच्छादक होने के लिए हमारे पास यहाँ के प्रत्येक अवयव का हमारे पास प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1 का प्रतिबिंब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 का प्रतिबिंब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का क्यूब, यानी कि हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास 1 का प्रतिबिंब हमारे पास 1 आ जाएगा। वैसे हम लोग 2 का प्रतिबिंब चेक करेंगे तो हमारे पास f2 का मान आ जाएगा 2 का क्यूब, यानी कि हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8, यानी कि हमारे पास जो अवयव 8 है यहाँ पे कहीं इधर कहीं पे होगा, यहाँ पे इस लाइन में कहीं पे होगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे 3 का प्रतिबिंब चेक करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा, यानी कि 27 आ जाएगा। 27 हमारे पास यहाँ पे कहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बहुत सारे अवयव छूट रहे हैं। जैसे हमारे पास जो 2 है 3 है वो हमारे पास प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे अवयव हमारे पास छूट रहे हैं। ऐसे अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए हम लोग इस फलन को आच्छादी नहीं बोल सकते। यानी कि जो फलन है वो एक एक ही तो है पर हमारे पास आच्छादी नहीं है। आप इसको नोट कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास f(x) बराबर x का क्यूब है। यहाँ पे जो फलन परिभाषित है वो z से z में, मतलब पूर्णांकों में परिभाषित है हमारे पास फलन। अब हमारे पास जो फलन है वो चेक करते हैं हम एक एक ही है या नहीं। हम लोग यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x1 का क्यूब, क्योंकि हमारे पास फलन दिया हुआ था x का क्यूब, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x2 का क्यूब। तो हमारे पास x1 बराबर x2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो फलन है वो एक एक ही हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं आच्छादक है कि नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 का प्रतिबिंब हमारे पास 1 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारे पास 1 का क्यूब आ जाएगा, यानी कि 1 का प्रतिबिंब हमारे पास 1 ही आ जाएगा। वैसे हमारे पास 2 का प्रतिबिंब हमारे पास आ जाएगा 8 यहाँ पे आप मान सकते कहीं पे होगा। वैसे हम लोग चेक कर सकते हैं 3 का प्रतिबिंब हमारे पास आता 27। हम यहाँ पर देख सकते हैं 2, 3, 4, -2 ऐसे जो हमारे पास अवयव है वो छूट रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो ऐसे अवयव हमारे पास प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे, इसलिए हम लोग इस फलन को आच्छादी नहीं बोल सकते। आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हमें फलन f(x) बराबर स्क्वायर ब्रैकेट x, एक महत्तम पूर्णांक फलन f r से r में परिभाषित दिया हुआ है। हमको इसको सिद्ध करना है। ये जो फलन है न तो एक एक ही है और न ही आच्छादक है। हमको यहाँ पर फलन की डेफिनेशन भी दी हुई है। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट x है वो x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास फलन दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट x, और वहाँ पे जो फलन है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में ही परिभाषित है। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट एक फलन है जो कि हमको x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक देता है। इस फलन को हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास जो मॉड फलन होता है वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में चेंज कर देता है। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे जो -5 का मॉड क्या करता है, हमारे पास नेगेटिव नंबर को भी एक नेगेटिव साइन देकर क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। जैसे हमारे पास -4 का मान कितना हो जाएगा,
क्योंकि नेगेटिव संख्या है। तो ये जो मॉड है वो नेगेटिव संख्या को और एक नेगेटिव साइन देकर पॉजिटिव बना देता है। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे हम लोग -4 को इस मॉड के अंदर से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 तो जैसा का वैसे ही है, पर हमारे पास यहाँ पर और एक नेगेटिव मान और एक हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 वैल्यू आ जाएगी। वैसे हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट x है वो भी हमारे पास क्या है, एक फलन है। और हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है कोई भी संख्या का हमारे पास पूर्णांक वाला मान देता है। एग्जाम्पल के समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर, इस फलन के अंदर हमारे पास यदि 1.63 है, तो हमारे पास यदि इस नंबर को यदि इस फलन से हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि हमने क्या बोले हैं, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक बोले हैं। अब जैसे हम लोग और एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर हम लोग 3.74 का एग्जाम्पल समझते हैं, तो हमको जो आंसर मिलेगा इसका 3 ही मिलेगा, क्योंकि हमको जो फलन है वो x से कम मान देता है। अब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी है 3, पर हमारे पास तो यहाँ पर 2 भी आ सकता था, हमारे पास 1 भी आ सकता था, क्योंकि यहाँ पर 2, 1 और जो 3 है वो सभी के सब क्या हमारे पास एक पूर्णांक है। पर हम लोग इन पूर्णांकों में से सबसे बड़ी संख्या लेंगे, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 3। अब वैसे हम लोग यहाँ पर जैसे 4.71 लेते तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास 4 आ जाती। यानी कि हमारे पास जो फलन है किसी भी वैल्यू का एक पूर्णांक मान देता है। अब यह हमारे पास जो फलन है वो हमारे पास बराबर कब होगा, यदि हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर एक पूर्णांक ही हो पहले से, तो हमारे पास जो भी इसका आंसर आता है वो एक पूर्णांक ही आता है। यदि हम लोग यहाँ पे इस फलन में कोई भी पूर्णांक संख्या रखते हैं तो हमारे पास एक पूर्णांक ही आता है। जैसे हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट 4 रखते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ पर यदि स्क्वायर ब्रैकेट 3 रखेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि जो उसका मान है x का मान के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फलन है वो वास्तविक संख्या में परिभाषित है, मतलब r से r में परिभाषित है। तो हमारे पास चेक करते हैं सबसे पहले कि जो फलन है वो एक ही है या नहीं है। हम लोग इसको एक एग्जांपल समझते हैं। हम लोग यहाँ पर मान लीजिए 1.2 का, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 1.5 का प्रतिबिंब निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 का हमको क्या लगाना पड़ेगा, उसका ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फलन इस प्रकार से परिभाषित है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। वैसे हम लोग यदि हम पर 1.6 का प्रतिबिंब निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यानी कि हम लोग यदि फलन में 1.5 रखते हैं तो हमारे पास 1 ही आ रहा है। वैसे हम लोग फलन में 1.6 भी रखते हैं तो हमारे पास 1 ही आ रहा है। यानी कि 1.5 का भी प्रतिबिंब 1 ही है और 1.6 का प्रतिबिंब भी 1 ही है, मतलब 2 नंबर के सेम प्रतिबिंब आ रहे हैं। यानी कि हम लोग इस फलन को एक ही नहीं बोल सकते। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो फलन है वो आच्छादक है या नहीं। अब हमको आच्छादित प्रूफ करने के लिए हमारे पास प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। और हम लोग देख सकते हैं, हम यदि यहाँ का कोई भी अवयव यदि हमारे इस फलन में रखते हैं तो हमारे पास जो भी मान आएगा एक पूर्णांक ही मान आएगा, क्योंकि हमारे पास जो फलन है वो एक पूर्णांक संख्या देता है। यानी कि हमारे पास प्रत्येक नंबर के हमारे पास जो भी प्रतिबिंब आएंगे वो यहाँ का यानी कि परिसर के प्रत्येक पूर्णांक वाली संख्या होंगे। यानी कि हमारे पास वही नंबर छूट जाएंगे जो पॉइंट में है, मतलब हमारे पास पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आएंगे। हमारे पास जितने भी 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स आ जाएंगे, पर हमारे पास पॉइंट वाली संख्या इन अवयवों के प्रतिबिंब नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर इस फलन को आच्छादित नहीं बोल सकते। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें f(x) बराबर mod x दिया हुआ है, मतलब एक मापांक फलन दिया हुआ है जो कि r से r में परिभाषित है, और हमको इस फलन को सिद्ध करना है कि न तो एक ही है और न ही आच्छादक है। और उसने यहाँ पर इस फलन की डेफिनेशन भी दी हुई है। तो हमारे पास क्वेश्चन 4 में एक मापांक फलन है और जिसका मान हमारे पास x आता है। यदि हमारे पास x एक पॉजिटिव नंबर है या 0 के बराबर नंबर है तो हमारे पास उसको वो जो फलन है वो कुछ नहीं करता। पर यदि हमारे पास वो x है वो नेगेटिव मान है तो जो मापांक फलन है उसको और एक नेगेटिव साइन देकर पॉजिटिव बना देता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हमारे पास मॉड के अंदर 3 होता है तो हमारे पास ये जो फलन है मापांक फलन इस 3 को कुछ भी नहीं करता और हमारे पास जो मान है वो जैसा का वैसा आ जाता है। और यदि हमारे पास मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव साइन नंबर होता है, जैसे कि हम लोग -3 मान लेते हैं, यानी कि ये जो मापांक फलन है इस नेगेटिव नंबर को और एक नेगेटिव साइन देकर पॉजिटिव बना देता है। यानी कि हमारे पास मापांक फलन कोई भी नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना देता है या फिर पॉजिटिव नंबर को जैसा का वैसा ही रख देता है। हमारे पास जो फलन है यहाँ पर वो r से r में परिभाषित है, मतलब वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। अब आइए चेक करते हैं हमारे पास जो फलन है वो एक ही है या नहीं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो -1 है उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, -1 का प्रतिबिंब, यानी कि -1 का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रतिबिंब निकाल रहे हैं, मतलब हमारे पास आ जाएगा -1 का मॉड जो कि आ जाएगा हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर, यानी कि -1 जो कि एक 1 आ जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ पर यदि
वन का प्रतिबिंब निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 बराबर हमारे पास आ जाएगा F1 का मॉड मतलब 1 ही आ जाएगा। यानी कि हमारे पास -1 का प्रतिबिंब भी 1 आ रहा है, 1 का प्रतिबिंब हमारे पास 1 आ रहा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं प्रांत के दो अवयव का हमारे पास जो प्रतिबिंब है वो परिसर में एक ही आ रहा है। यानी कि हमारे पास -1 का प्रतिबिंब भी 1 ही आ रहा है, वैसे हमारे पास 1 का प्रतिबिंब भी 1 ही आ रहा है। वैसे हम यदि यहाँ पर -2 रखेंगे फंक्शन में, फलन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -2 का मॉड क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कि यानी कि जो -2 का प्रतिबिंब होगा वो 2 आएगा। वैसे हम लोग क्या थे फलन में 2 रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का मॉड यानी कि 2, यानी कि हमारे पास -2 का भी मॉड आ रहा है। यानी कि हमारे पास -2 का जो प्रतिबिंब है वो भी 2 आ रहा है और 2 का प्रतिबिंब भी 2 आ रहा है। यानी कि हमारे पास दो अवयव का हमारे पास सिंगल प्रतिबिंब आ रहा है, इसलिए हम लोग इस फलन को एक ही फलन नहीं बोल सकते। अब हम चेक करते हैं हमारा जो फलन है वो आच्छादी है या नहीं। ये फलन आच्छादी नहीं है क्योंकि हमारे पास जो फलन है वो हमारे पास परिसर के पॉजिटिव नंबर ही देगा। यदि हम लोग यहाँ पे फलन, जैसे हम लोग यहाँ पर -1 का प्रतिबिंब निकाल रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है, -2 का प्रतिबिंब निकाल रहे हैं +2 आ रहा है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर प्रत्येक पॉजिटिव नंबर्स तो आ जाएंगे, पर हमारे पास जो फलन है, क्योंकि हमारे पास मॉड फलन हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं देता, यानी कि हमारे पास ये नंबर छूट जाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे जो फलन है वो आच्छादी नहीं है। आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 में हमारा जो फलन है वो R से R में परिभाषित है और जो हमारे पास फलन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1 है। हमारे पास फलन की 3 वैल्यू दी हुई है। हमारे पास फलन की वैल्यू 1 होती है यदि हमारे पास जो x का मान है वो 0 से बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो। फलन की वैल्यू 0 होती है यदि हमारे पास x का मान भी 0 हो, और हमारे पास फलन की वैल्यू होती है -1 यदि वहाँ पर x का मान 0 से छोटा हो, यानी कि वहाँ पे जो x है वो एक नेगेटिव संख्या हो। ये जो हमारे पास फलन है इसको बोलते हैं हम लोग चिन्ह फलन, और हमको इस फलन को दर्शाना है कि जो फलन है ना तो एक ही होता है और ना ही आच्छादक होता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक चिन्ह फलन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग चिन्ह फलन क्या होता है समझते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास 11th का कॉन्सेप्ट है। आपको पता है यहाँ पर जो f(x) है, f(x) को हम लोग y लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इस फलन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास जो फलन की वैल्यू है हमारे पास 0 है। कब है? यदि हमारे पास यहाँ पर x का मान 0 होता है, मान भी 0 हो जाएगा। वैसे यदि हम लोग यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 0, यदि हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 1, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, फलन का मान भी हमको 1 मिलेगा। यानी कि हमको यदि x की वैल्यू रखते हैं 1 तो हमको y का मान भी मिलेगा 1। वैसे यदि हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखें तो हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। x की वैल्यू 3 रखें यानी कि पॉजिटिव रखें तो भी हमको y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x की वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 ऐसे रखते जाएंगे, पर हमारे पास जो y की वैल्यू है वहाँ पे जो y की वैल्यू हमेशा नियत रहती है जो कि 1 है। तो हम लोग देख सकते हैं हमारे पास एक ग्राफ आएगा, हमको कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। और वैसे हम लोग यदि यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव नंबर्स रखते हैं तो हमारे पास जो फलन का मान होगा यानी कि y का जो मान क्या होगा हमारे पास -1 होगा। यदि हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे -1 तो हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। वैसे हम लोग यदि यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे -2 तो हमको y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो भी हमको y की वैल्यू -1 ही मिलेगी। वैसे हम लोग यहाँ पर -3 रखेंगे तो भी हमको y की वैल्यू मिलेगी -1, यानी कि हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ मिल जाएगा, हमारे पास एक लाइन मिल जाएगी जो कि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाएगी। तो इसी फलन को हम लोग बोलते हैं एक चिन्ह फलन या सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। यानी कि हमारे पास जो चिन्ह फलन है उसका मान हमेशा 1 0 या -1 आता है हमेशा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं जो फलन है वो एक ही है या नहीं। हम लोग यदि फलन में यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमको कौन सी वैल्यू चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो 1 है वो 0 से बड़ा है, इसलिए हमको जो फलन का ये वाला मान चूज़ करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास उस समय फलन की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, यानी कि हमारे पास 1 का जो प्रतिबिंब होगा वो 1 ही होगा। वैसे हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 भी क्या एक पॉजिटिव नंबर है यानी कि 0 से बड़ा नंबर है, तो भी हमको जो फलन का मान है हमको 1 ही रखना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास f2 का मान भी हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ पर यदि f3 रखते हैं वो भी क्या एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग को फलन का मान 1 रखना पड़ेगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी यदि पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो हमारे पास जो भी उसका प्रतिबिंब होगा हमारे पास 1 ही आएगा। यानी कि हमारे पास 1 का प्रतिबिंब भी 1 ही आ जाएगा, 2 का प्रतिबिंब भी 1 आ जाएगा, 3 का प्रतिबिंब भी 1 आ जाएगा। यानी कि ऐसे जो प्रत्येक अवयव होंगे पॉजिटिव नंबर सबका प्रतिबिंब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा।
इसीलिए हम लोग इस फलन को एक एकेकी फलन नहीं बोल सकते। अब आइए चेक करते हैं जो फलन है वो आच्छादक है या नहीं। हमारे पास हमने देखा था इसके पहले कि हमारे पास जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे यदि हम लोग इस फलन में रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, उसका प्रतिबिंब हमको वही के मिलेगा। वैसे ही हम लोग यदि यहाँ पर 0 रखते हैं तो यदि हम लोग फलन में 0 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, फलन का मान भी 0 मिलेगा। यानी हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं तो हमको फलन का मान भी 0 मिलेगा। यदि हम लोग यहाँ पर फलन में -1 रखते हैं तो हमको इसका प्रतिबिंब क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। वैसे यदि हम लोग यहाँ पर -2 रखते हैं जो कि 0 से छोटा है तो भी हमको क्या मिलेगा, हमको -1 ही मिलेगा। मतलब x क्या है, वहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है तो उसके प्रत्येक नेगेटिव नंबर्स के लिए हमारे पास जो y का मान है, यानी कि हमारे पास जो फलन का मान है वो क्या है, -1 है। यानी कि f-2 का मान भी -1 हो जाएगा, f-3 का मान भी हमारे पास -1 आ जाएगा। यानी कि ऐसे प्रत्येक नेगेटिव नंबर्स होंगे हमारे पास, सबका जो मान होगा वो -1 आ जाएगा। यानी कि सबका प्रतिबिंब हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आता जाएगा। यानी हमारे पास 2, 3, -2, -3 ऐसे अवयव हमारे पास परिसर में छूट जाएंगे, क्योंकि ऐसे अवयव प्रांत के कोई भी अवयव का हमारे पास प्रतिबिंब नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस फलन को आच्छादी फलन नहीं बोल सकते। आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 में हमारे पास समुच्चय दिया हुआ है a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 4, 5, 6, 7 और वहाँ पे जो f है वो a से b में एक फलन है। तो हमको सिद्ध करना है कि जो वहाँ पे f है वो एक एकेकी फलन है। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो फलन है वो एकेकी है या नहीं। हमारे पास समुच्चय दिया हुआ है a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 4, 5, 6, 7। एक का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है। यानी कि 1 का 4 है, 2 का 5 है और 3 का 6 है। यानी कि हमारे पास प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में क्या है, एक प्रतिबिंब है और सबके अलग अलग प्रतिबिंब है। इसलिए हम लोग इस फलन को एक एकेकी फलन बोलेंगे। पर हमारे पास जो फलन है वो आच्छादी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो 4 है, क्योंकि हमारे पास जो 7 है उसका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति में बताइए क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास जो फलन है वो f(x) बराबर 3 - 4x है और जो फलन है वो हमारे पास r से r में परिभाषित है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास जो फलन है वो एकेकी है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर दो अवयव लेंगे हम लोग x1 और x2 किसके, इस प्रांत के, और हम लोग को दोनों के जो प्रतिबिंब है उनको सेम लेंगे। यानी कि हम लोग fx1 बराबर fx2 लेंगे। हमको लास्ट में x1 बराबर x2 प्रूव करके लाना है। यदि आ गया तो हम लोग इसको एकेकी बोल सकते हैं। तो हम लोग फलन की परिभाषा के अनुसार fx1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर यदि x था तो हमारे पास यहाँ पे भी x था। अब यदि यहाँ पर x1 है तो हमारे पास यहाँ भी x1 हो जाएगा। 3 - 4x1, वैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 - 4x2। इसको सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4x1 बराबर -4x2। वैसे हमारे पास -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x1 बराबर x2। यानी कि हमने दो अवयव के प्रतिबिंब समान लेकर चले थे तो हमारे पास अवयव भी सेम आ गए। इसलिए हम लोग इस फलन को एक एकेकी फलन बोल सकते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो फलन है वो आच्छादक है या नहीं। तो हमारे पास f(x) का मान क्या दिया हुआ है, 3 - 4x दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर f(x) की जगह लिख सकते हैं हम लोग y। तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 3 - 4x। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लोग इसको लिख सकते हैं 4x को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और y को इधर ट्रांसफ़र। तो हमारे पास आ जाएगा 4x बराबर 3 - y। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 - y/4। अब लोग वहाँ पे जो x है वो अवयव है हमारे पास प्रांत का और वहाँ पे जो y है वो अवयव है हमारे पास परिसर का। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो परिसर के प्रत्येक अवयव का हमारे प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यदि y की कोई भी वैल्यू रखें, हम लोग यहाँ पर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कोई भी वैल्यू रखें तो हमारे पास r में यानी कि इसके पहले प्रांत में कोई ना कोई इसकी वैल्यू आएगी ही। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो फलन है वो आच्छादी भी हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। हमारे पास जो फलन है वो एकेकी भी हो जाएगा और जो हमारे पास जो फलन है वो आच्छादक भी हो जाएगा। यानी कि जो फलन है वो एकेकी आच्छादक हो जाएगा।
अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास जो फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 1 + x का स्क्वायर है और हमारे पास जो फलन है वो r से r में ही परिभाषित है। अब आइए चेक करते हैं हमारे पास जो फलन है वो एक ही है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर प्रांत से दो अवयव ले लेते हैं x1 और x2। अब हम लिखते हैं f(x1) बराबर f(x2)। तो हमारे पास इस फलन की डेफिनेशन के अनुसार क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 + x1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 + x2 का स्क्वायर। हमारे पास 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा x1 बराबर ± x2। हम लोग यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों सिंबल को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फलन है वो वास्तविक संख्या में परिभाषित है और वास्तविक संख्या में हमारे पास धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो x1 का जो मान है वो x2 के मान के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग इस फलन को एक ही फलन नहीं बोल सकते। हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो 1 है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर यदि 1 का प्रतिबिंब निकालना चाहें तो हमको यहाँ पर x की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा f1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा। वैसे यदि हम लोग यहाँ पर -1 का प्रतिबिंब निकालना चाहें तो हमको यहाँ पर x की जगह रखना पड़ेगा -1। तो हमारे पास आ जाएगा 1 + -1 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस और -1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास 1 का प्रतिबिंब भी आ रहा है 2 और -1 का प्रतिबिंब भी आ रहा है 2, यानी कि दो अलग अलग नंबर्स, 1 का प्रतिबिंब भी आ रहा है 2 और -1 का प्रतिबिंब भी आ रहा है 2, यानी कि दो अलग अलग नंबर्स का प्रतिबिंब सेम आ रहा है। इसलिए हम लोग इस फलन को एक ही नहीं बोल सकते। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो फलन है वो आच्छादक है या नहीं, क्योंकि हमारे पास इस फलन में x का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि हम लोग यहाँ पे प्रांत का प्रत्येक अवयव यदि हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो हमको जो भी वैल्यू मिलेगी परिसर में वो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है हमारे पास। तो हमको जो भी वैल्यू हमको परिसर में मिलेगी एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी कि हमारे पास परिसर के नेगेटिव नंबर्स प्रांत के किसी भी नंबर का प्रतिबिंब नहीं होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं जो नेगेटिव नंबर्स है किसके, परिसर के, वो उसका पूर्व प्रतिबिंब हमारे प्रांत में नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस फलन को आच्छादी फलन नहीं बोल सकते। आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 में हमें बोल रहा है, मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं। वहाँ पे जो फलन है वो a क्रॉस b के कार्तीय गुणन से b क्रॉस a के कार्तीय गुणन में परिभाषित है। यदि हम लोग इस फलन को किसी भी क्रमित युग्म में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास उस क्रमित युग्म का इन्वर्स हो जाता है। यदि हम लोग यहाँ पर ए बी लेते हैं तो हमारे पास बी हो जाता है। हमको इसको सिद्ध करना है कि जो फलन है वो एक ही आच्छादी फलन है। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन 8 में जो फलन है वो a क्रॉस b से b क्रॉस a में परिभाषित है, हमको सबसे पहले a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालना पड़ेगा। मान लो हमारे पास दो समुच्चय है, a बराबर इसमें जो अवयव है हम मान लेते हैं a1 b1 और c1 होंगे, और हम लोग b बराबर एक समुच्चय मान लेते हैं जिसमें अवयव होंगे हमारे पास a2 b2 और ये c2। तो हम लोग सबसे पहले a क्रॉस b निकालते हैं, मतलब हम लोग कार्तीय गुणन निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर a1 के साथ a2 को भी लिखेंगे, a1 के साथ b2 को भी लिखेंगे, a1 के साथ c2 को भी लिखेंगे, मतलब ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास आ जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ पर b1 के साथ a2 को, b1 के साथ b2 को, b1 के साथ c2 को लिखेंगे। वैसे हम लोग c1 के साथ a2 को, c1 के साथ b2 को और c1 के साथ c2 को लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर b क्रॉस a निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हमको अब जो पहला अवयव है हमको यहाँ से लेना पड़ेगा b से और दूसरा अवयव हमको a से लेना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम लोग इसको एक ही सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रांत के दो अवयव लेते थे। जैसे हम लोग वहाँ पर x1 और जो x2 दो अवयव लेते थे हम लोग किसके, प्रांत के। वैसे हम लोग यहाँ पर प्रांत के दो अवयव लेंगे तो हमारे पास जो प्रांत के अवयव कौन से हो जाएंगे, हमारे पास a क्रॉस b क्या है, हमारे पास प्रांत, हमारे पास यहाँ से हम लोग दो अवयव ले लेते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे प्रांत के दो अवयव चूज़ कर लेते हैं, a1 a2 पहला अवयव मान लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो b1 b2 है हम इसको दूसरा अवयव मान लेते हैं। यानी कि हमारे पास ये x1 का मान है और हमारे पास ये x2 का मान है। अब हम लोग x1 और x2 तो चूज़ कर लिए, अब हम लोग दोनों के प्रतिबिंब को बराबर रखते हैं। फिर हम लोग इसके बाद लिखते थे f(x1) बराबर f(x2) मानते थे हम लोग सबसे पहले।
ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर मानेंगे F(A1) A2 बराबर F(B1) B2, क्योंकि हमारे पास जो x1 है हमारे पास A1 A2 है और जो हमारे पास x2 है वो हमारे पास B1 B2 है। तो हमको लास्ट में क्या प्रूफ करके लाना है, हमको A1 A2 बराबर B1 B2 प्रूफ करके लाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लास्ट में x1 बराबर x2 प्रूफ करके लाते थे ना, वैसे हम लोग यहाँ पर A1 A2 बराबर B1 B2 प्रूफ करके लाएंगे। अब हमारे पास जो फलन है वो इस प्रकार से परिभाषित है कि जो फलन है वो नंबर को इन्वर्स कर देता है, मतलब रिवर्स कर देता है। वैसे हमारे पास जो फलन है तो कैसे कर देगा हमारे पास, वैसे क्योंकि हमारे पास जो फलन ए और बी पे लागू था इसलिए वो बी और ए कर देता था, वैसे हमारे पास यहाँ पर फलन यहाँ पे A1 और A2 पे लागू हो रहा है, इसलिए हमारे पास जो नंबर्स है हमारे पास क्या आ जाएंगे, A2 A1 आ जाएंगे, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर B1 B2 B1 आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो क्रमित युग एक दूसरे के बराबर है और दो क्रमित युग में बराबर तभी हो सकते हैं जब उनके जो अवयव हैं, यानी कि यहाँ पे जो ए वाली वैल्यू के बराबर होगी और ए वाली वैल्यू के बराबर होगी, मतलब वहाँ पर A2 का मान यदि B2 के मान के बराबर होना चाहिए और वहाँ पर जो A1 का मान है वो B1 के मान के बराबर होना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ दो क्रमित युग्म एक दूसरे के बराबर है। अब यदि मैं यहाँ पर क्रमित युग्म को चेंज करता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ A1 पहले लिखता हूँ और A2 को मैं बाद में लिखता हूँ, तो मैं मेरे पास जो राइट हैंड साइड में क्रमित युग्म है उसके भी ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिखना पड़ेगा B1 B2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर A2 की वैल्यू B2 के बराबर है ना, यहाँ पर यदि मैं A2 को बाद में लिखूंगा तो मेरे को B2 को भी बाद में लिखना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 का मान B2 के बराबर है यहाँ पर और A1 का मान B1 के बराबर है। तो हमने सिद्ध कर दिया यदि हम लोग दो अवयव के प्रतिबिंब सेम लेते हैं, इसको मान लीजिए हमारे पास x1 था fx1 था या हमारे पास fx2 था, तो हमने लास्ट में x1 बराबर x2 प्रूव कर दिए, यानी कि हमारे पास A1 A2 और B1 B2 आ गया जो कि हमारे पास यहाँ के अवयव थे। तो हम लोग इस फलन को एक एकाकी फलन बोल सकते हैं। आपको कॉपी में ये सब नोट नहीं करना है, तो सिर्फ समझाने के लिए था, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। हमारे पास फलन तो एक ही आ गया, क्योंकि हमारे पास यदि fx1 बराबर fx2 लेते हैं तो हमारे पास x1 बराबर x2 आ गया और हमारा जो फलन है वो अच्छा तक भी है, क्योंकि यदि हम लोग b क्रॉस a में कोई भी बी ए प्रकार का अवयव माने तो प्रांत में ए बी प्रकार का अवयव निश्चित रूप से उसका अस्तित्व होगा ही, इसलिए हम लोग इस फलन को एक अच्छा तक फलन भी बोलेंगे। क्वेश्चन 9 में हमारे पास जो फलन है वो n से n में परिभाषित है और हमारे पास जो फलन की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई है। यदि हमारे पास n का मान विषम है तो हम लोग फलन की वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे, और यदि हमारे पास n का मान सम है तो हम लोग फलन की ये वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे, और हमको फलन को बताना है क्या ये जो फलन है वो एक की अच्छादी है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं जो फलन है वो एक ही है या नहीं। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। क्योंकि हमारे पास जो फलन है वो n से n में परिभाषित है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब निकालते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर f1 बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है वो एक विषम संख्या है, इसलिए हम लोग फलन की ये वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास विषम संख्या के लिए, क्योंकि यदि यहाँ पर n था तो हमने यहाँ पर n लिए थे, वैसे ही यदि हमारे पास यहाँ पर 1 है तो हमारे पास n की जगह आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/2, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई 1, यानी कि हमारे पास 1 का प्रतिबिंब क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। अब हम देखते हैं हमारे पास 2 का प्रतिबिंब देखते हैं, तो हम निकालते हैं 2 का प्रतिबिंब। हमारे पास यहाँ पे जो 2 है वो एक सम संख्या है, इसलिए हम लोग फलन की ये वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर n था तो यहाँ पे भी n था, यदि हमारे पास अब यहाँ पर 2 है तो हमारे पास अब 2 ही आ जाएगा, तो हमारे पास क्योंकि n/2 है तो यहाँ पे 2/2 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। हम लोग देख सकते हैं 1 का प्रतिबिंब यहाँ पे 1 था और यहाँ पर 2 का प्रतिबिंब भी 1 आ गया, यानी कि हमारे पास दो अवयव के सेम प्रतिबिंब आ गए, यानी कि हमारा जो फलन है वो एक ही नहीं हो सकता। अब हम चेक करते हैं हमारा जो फलन है वो आच्छादक है या नहीं। 1 का प्रतिबिंब हमारे पास 1 आ रहा था, 2 का प्रतिबिंब हमारे पास 1 आ रहा था। अब हम चेक करते हैं 3 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग f3 निकालें, यानी कि 3 का प्रतिबिंब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि एक विषम संख्या है इसलिए हम लोग यहाँ पर फलन का ये वाले मान का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस 1/2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4/2 आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं 4 का प्रतिबिंब निकालते हैं, तो हमको फलन की नीचे वाली वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर n क्या है, एक सम संख्या है। तो हमारे पास n/2 यानी कि हमारे पास यहाँ पर 4/2 आ जाएगा, तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 का भी प्रतिबिंब 2 आ रहा है और 4 का प्रतिबिंब भी 2 आ रहा है। 3 का प्रतिबिंब 2,
4 का प्रतिबिंब भी 2 आ रहा है। वैसे हमारे पास यहाँ पर प्रत्येक जितने भी हम लोग अवयव लेंगे प्रांत के इस फलन में, तो हमारे पास प्रत्येक अवयव का यहाँ पर क्या आएगा, प्रतिबिंब आएगा। यानी कि हमारे पास जितने भी अवयव होंगे हमारे परिसर में, प्रत्येक अवयव का इस प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो फलन है वो एक आच्छादी फलन होगा। भाई लोग, मैंने इसको यहाँ पर काटा नहीं हूँ, ये गलती से पेन से हो गया था, है ना। तो आप इसको क्वेश्चन 9 के सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। हमको इस क्वेश्चन में बताना था कि जो फलन है वो एक एक की आच्छादी है या नहीं। हमारे पास ये फलन एक एक की आच्छादी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक एक की आच्छादी होने के लिए फलन को एक एक भी होना चाहिए था और आच्छादी भी होना चाहिए था। पर यहाँ पे जो फलन है वो आच्छादक तो है, यानी कि आच्छादी फलन तो हमारे पास है, पर हमारे पास जो फलन है वो एक एक ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसको एक एक की आच्छादी नहीं बोल सकते। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 10 सॉल्व करते हैं। हमारे पास समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है r-3, और हमारे पास जो बी समुच्चय दिया हुआ है वो r-1 दिया हुआ है, और हमारे पास जो फलन है वो x-2/x-3 है, और जो हमारे पास जो फलन है वो a से b में परिभाषित है। तो हमको यहाँ पर बताना है कि जो फलन है वो एक एक ही तथा आच्छादक है या नहीं है। हमारे पास जो फलन है वो a से b में परिभाषित है, और हमारे पास a में यहाँ पर यानी कि हमारे प्रांत में 3 नहीं है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इस प्रांत में 3 नहीं है। वैसे हमारे पास जो परिसर है, परिसर में हमारे पास 1 नहीं है, ये हमारे पास वास्तविक संख्या का समुच्चय ही है। हमारे पास यहाँ पर प्रांत में 3 नहीं है और हमारे पास परिसर में 1 नहीं है, यानी कि हमने यहाँ पे वास्तविक संख्या में से 1 को हटा दिया है और यहाँ पर वास्तविक संख्या में से हमने 3 को हटा दिया है। उसने ऐसा क्यों लिया हम लोग इस क्वेश्चन में समझेंगे। उसने यहाँ पे जो समुच्चय ए है उसको r-3 इसीलिए लिया है क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पर, यदि हमारे पास जो 3 इस प्रांत का अवयव होता तो हम लोग उस 3 को हम लोग यहाँ पे रखते, तो हम यदि इस 3 को यहाँ पर रखते तो हमको यहाँ पे 3 रखना पड़ता, और यदि हम लोग यहाँ पे नीचे 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x-2 अपॉन, यहाँ पे x की तो वैल्यू हमने 3 रखी ना, तो यहाँ पे आ जाता 3-2 अपॉन 3-3, तो हमारे पास आ जाता 3-2 मतलब 1, और यहाँ पे नीचे आ जाता 0। इसका मान तो इन्फिनिटी आ जाता, मतलब अपरिभाषित संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर x की वैल्यू 3 नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो a का समुच्चय है वो उसमें 3 हमने नहीं लिए हैं। अब यहाँ पे हमने b में 1 माइनस क्यों करें, आपको क्वेश्चन के लास्ट में समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो फलन दिया हुआ है वो एक एक ही है या नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलेंगे। यहाँ पे जो x1 और जो x2 अवयव है हमारे पास इस प्रांत के अवयव है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे फलन f(x) बराबर x-2 अपॉन x-3 था, तो हमारे पास f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x1-2 अपॉन x1-3, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x2-2 अपॉन x2-3 आ जाएगा। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1-2, और यहाँ पे आ जाएगा x2-3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x1-3 और x2-2। अब इसका इंटू इसमें भी करेंगे, इसका इंटू इसमें भी करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास +6। वैसे हमारे पास इधर क्या आ जाएगा RHS में, यहाँ पे आ जाएगा x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और +6 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर +6 और +6 को काट सकते हैं, क्योंकि हम लोग यदि 6 को इधर लाएंगे तो हमारे पास -6 हो जाएगा, और +6 -6 हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा। अब हम देखते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा -3x1 माइनस 2x2 बराबर हमारे पास बचेगा -2x1 माइनस 3x2। तो हम लोग यहाँ पर x1 को एक तरफ कर देते हैं और x2 को एक तरफ कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लोग उधर ले जा देते हैं, उसको हम लोग इधर ला लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3x2 माइनस 2x2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 3x1 माइनस 2x1। हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x2 बराबर हमारे पास आ जाएगा x1। यानी कि हमने दो प्रतिबिंब को बराबर लेकर चला तो हमारे पास वो अवयव का मान भी बराबर आ गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो फलन है वो एक ही फलन है। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो फलन है वो आच्छादी है या नहीं। तो हमारे पास फलन की वैल्यू दी हुई है f(x) बराबर दी हुई है x2 अपॉन x-3। तो हम लोग यहाँ पर f(x) की जगह लिख सकते हैं y बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास x-2 अपॉन x-3 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसका इंटू इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा xy माइनस 3y
बराबर x माइनस टू। हम लोग यहाँ पर x को एक तरफ ला लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस टू। और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, x को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, और हमारे पास आ जाएगा y माइनस वन बराबर हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस टू। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। यहाँ पे जो y है हमारे पास ये परिसर का अवयव है, और जो हमारे पास जो x है वो हमारे पास प्रांत का अवयव है। आप यहाँ देख सकते हैं, यदि हम लोग y की यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखें तो हमारे पास उसका पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास इस प्रांत में आएगा, यानी कि हमारे पास प्रत्येक y की वैल्यू के लिए x में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। पर याद रखिए यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस वन आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस वन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1 माइनस टू अपॉन 1 माइनस वन। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस टू अपॉन 0, यानी कि 1.0 आ जाएगा। तो ये अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि इसका मान इन्फिनिटी होता है, यानी इस वैल्यू पर हमारा जो फलन है वो अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर परिसर में एक अवयव को नहीं लेते, यानी परिसर में एक को छोड़कर हमारे पास प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास इस प्रांत में होगा। इसलिए हम लोग इस फलन को एक आच्छादी फलन बोल सकते हैं। आप इसके सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 और 12 हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमको बताना है जो फलन f(x) बराबर, क्वेश्चन 11 हमको बताना है जो फलन r से r में परिभाषित है, जिसका मान हमारे पास f(x) बराबर x⁴ है। तो हमको बताना है कि जो फलन है वो आच्छादक या एकेकी है या नहीं। तो इसका हमको सही ऑप्शन बताना है। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं जो फलन है वो एकेकी है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे फलन का मान दिया हुआ है f(x) बराबर x⁴। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 1 का प्रतिबिंब निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा f1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1⁴ यानी कि 1 आ जाएगा। वैसे हम लोग यदि यहाँ पर -1 का प्रतिबिंब निकालना चाहे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा f-1 बराबर -1⁴, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर पे इवन नंबर की पावर है, मतलब सम संख्या की पावर है। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 का प्रतिबिंब भी हमारे पास 1 आ रहा है, और -1 का प्रतिबिंब भी हमारे पास 1 आ रहा है। तो 1 का प्रतिबिंब भी 1 आ रहा है और -1 का प्रतिबिंब भी 1 आ रहा है, यानी कि दो अवयव के सेम प्रतिबिंब है। तो हम लोग इस फलन को एकेकी नहीं बोल सकते। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो फलन है वो आच्छादी है या नहीं। अब हमारे पास जो फलन है वो x⁴ है, और वहाँ पे जो 4 है हमारे पास एक इवन नंबर है, यानी कि एक सम संख्या है। यानी कि हम लोग यहाँ पर प्रांत का कोई भी अवयव लेंगे तो हमारे पास जो भी इसका प्रतिबिंब आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, या 0 आ सकता है। वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकता। यानी कि हमारे पास जो परिसर में ऐसे अवयव छूट जाएंगे, हमारे पास जो परिसर में ऐसे अवयव प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे। और हमारे पास इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस फलन को आच्छादी नहीं बोल सकते। यानी कि ये जो हमारे पास जो फलन है वो न तो एकेकी है और न ही आच्छादी है। तो हमारे पास यहाँ पे बुक में क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास सही हो जाएगा। f न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमारे पास जो फलन दिया हुआ है वो f(x) बराबर 3x दिया हुआ है, और जो हमारे पास फलन परिभाषित है वो r से r में परिभाषित है। अब आइए चेक करते हैं हमारे पास जो फलन है वो एकेकी है या नहीं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेंगे f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि फलन f(x) बराबर 3x, तो हमारे पास आ जाएगा 3x1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x2। तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1x1 बराबर x2। यानी कि हमारे पास जो फलन है वो एकेकी तो हो गया। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो फलन है वो आच्छादी है या नहीं। क्योंकि हमारे पास f(x) बराबर 3x दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर f(x) की जगह y लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 3x आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास y/3 बराबर x आ जाएगा। यहाँ पे जो y है वो अवयव है हमारे पास परिसर का, और जो हमारे पास x है वो अवयव है हमारे पास प्रांत का। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे यदि हम लोग y की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखें इस परिसर से, तो हमको जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास x में प्रेजेंट है। यानी कि हमारे पास परिसर में प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होगा। इसलिए हम लोग इस फलन को एक आच्छादी फलन बोल सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो फलन है वो एकेकी भी है और हमारे पास जो फलन है वो आच्छादक भी है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और साथ ही हम लोग 1.3 के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे।
चैनल आपका है तो सपोर्ट करते रहिए आपके इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।